नुकात जो है यहाँ पर खुलकर सामने आए। लेकिन अगर मैं इस बात को फिलहाल, क्योंकि प्रोग्राम खत्म होने के करीब है, इसको बाजू रखते हुए अगर मैं आपसे सवाल ये करूं कि जो आइन जिन चीज़ों की हदों पर, जिन बुनियादों पर कायम है दस्तूर, अगर इसको भी हम इस पर भी अमल करें, तो आप क्या समझते हैं, क्या वाकई इन 67 वर्षों में इस पर अमल हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, और कहां पर किस तरह का झोल आप देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह मैंने कहा कि सिर्फ हम डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं, जिस डेमोक्रेसी का मतलब होता है, इस डेमोक्रेसी को हमने बल्कि ये कहकर नाफिज किया है कि डेमोक्रेसी में लोगों के मजहब की, लोगों की संपत्ति की, लोगों की जानमाल की और खास तौर से माइनॉरिटी की रक्षा की जाएगी। ये शब्द हम इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे पिछले 50 सालों में या 70 सालों में इस तरह कितनी, जब भी कोई दंगा होता है तो मुसलमान एक खास तौर से माइनॉरिटी, जहाँ भी जो माइनॉरिटी है उसकी दुकानें जला दी जाती हैं, उसके मकान जला दिए जाते हैं, उनको कहीं तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, तमाम तरह की चीजें हो जाती हैं। आप पूरी एक डेमोक्रेटिक अगर कोई पार्टी बनाता है तो आप उसके प्रेसिडेंट पर ही, उसके सदर पर ही पाबंदी लगा देते हैं। तो बहरहाल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, किसके फॉलो ऑफ की बात कर रहे हैं। मुझे सिर्फ ये लगता है कि पिछले 50-60 सालों में सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ बहुलवादी लोग हैं, जिनकी तादाद ज्यादा है, उन लोगों की तमन्नाओं को सर्वोपरि रखते हुए पूरी तरह से उनको फॉलो किया गया है, ना कि डेमोक्रेसी को फॉलो किया गया है, ना कि भारतीय कानून को फॉलो किया गया है, मगर ये है कि बहुलवादी लोगों की तमन्नाओं को गैर कानूनी ढंग से और गैर डेमोक्रेसी को फॉलो किया गया है और किया जा रहा है। जी जी सर साहब, आपको क्या लगता है, क्या जो दस्तूर की खदरें हैं वो मजरू हो रही हैं, बाज सियासत की नजर हो रही हैं, या फिर इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, तनकीदें तो हो रही हैं, कहाँ ये जा रहा है। देखिए, जमहूरियत अपनी जगह है, जमहूरियत का इस्तेकाम अपनी जगह है, जमहूरियती इदारे अपनी जगह है, कानून पे किस कदर अमल हो रहा है वो अपनी जगह है। लेकिन जिस तरह के वाकयात हो रहे हैं मुल्क में, अब देखिए, अब हम बात करेंगे उसमें हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक तालिब इल्म की खुदकुशी, वो दलित था, तो दलित के मसले को लेके बड़ा हंगामा हुआ। तो मुल्क भर में जो है लोगों ने कहा, खास तौर पे जो है बड़े बड़े लेखक भी जो है, बड़े बड़े दानिश्वर भी इस सिलसिले में आगे आए। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटियों में अब इस तरह की जो है जात पात का मसला होगा, इस तरह की जानिबदारी होगी तो फिर मुल्क कहाँ जाएगा। तो इस बहस में, लंबी बहस में, बहुत सारे लोगों ने ये इल्जाम भी दिया कि इस मुल्क पे मुट्ठी भर आला जात के लोग हुकूमत कर रहे हैं, जी जी, जबकि 90% आबादी जो है मुल्क की वो एक तरफ हो गई है, एक तरफ पछड़े जात की है, या फिर जो है सजा साहब की बात में मैं थोड़ी बात जोड़ना चाहूंगा अगर जी जी जनाब। अभी 4 रोज पहले की बात है कि लातूर महाराष्ट्र में एक गरीब परिवार की एक लड़की ने इसलिए खुदकुशी कर ली, इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसका बाप उसकी शादी, वो किसान बाप उसकी शादी 1 एकड़ जमीन का मालिक था, वो 1 एकड़ जमीन को बेचकर अपनी बेटी को दहेज देकर उसकी शादी करना चाहता था। तो मेरे बाप को सुसाइड नोट में ये कहकर वो लड़की ने सुसाइड किया कि मेरे बाप को मेरी वो अपनी 1 एकड़ जमीन जिससे वो कम से कम रोटी खा पाता है, अगर वो भी बेच देगा तो वो बर्बाद हो जाएगा, भीख मांगेगा, और मैं खुदकुशी इसलिए कर रही हूँ कि मेरे आपको दहेज न देना पड़े, मैं अपनी जान दे रही हूँ। ये सरकार एक तरफ अंबानी और तमाम धनाढ्यों के लिए तमाम मेट्रो की बात, बुलेट ट्रेन की बात, और 84% जनता जो गरीब है, जो सुसाइड करने पर मजबूर है, उनके लिए कोई काम नहीं कर रही है। मैं इसलिए कहता हूँ कि डायरेक्ट जनता अगर उन फैसलों पर वोटिंग करेगी तो निश्चित रूप से वो गरीबों की खुदकुशियां बच जाएंगी। वो बेटियां जिनको दहेज के लिए खुदकुशी करनी पड़ रही है, उनके चार बच पाएंगे। बहरहाल ये कैसी डेमोक्रेसी है जो सिर्फ धनाढ्यों की बात करती है, जो ग्रांट देती है तो कंपनियों को देती है, जो आज किस तरफ आप उनकी, हम लोगों के मुंह से निवाला छीनकर, उनकी आंतों को सुखाकर अगर हम उन पर कुछ लोगों को बड़े ट्रेन में चलाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये फांसीवाद है। जी सर साहब, यकीनन यहाँ पर सवाल तो ये होगा कि दस्तूर हमारा अपने मकाम पर अटल है और इसके जो खतरे हैं वो अपने मकाम पर दुरुस्त हैं और कायम है, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है या फिर इस पर जो अमलावरी है वो कहीं ना कहीं जो है
उसमें हाँ बिल्कुल, देखिए समाजी जो नाइंसाफियां हो रही हैं, ये जो तजाद पाया जाता है, ये जो ताकत का जो है तवाजुन मुनासिब नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला अभी भी जो चल रहा है, और जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, इन हालात में तो जैसा कि अब यूरोप की हम बात करें, और नसीम साहब भी कह रहे थे कि यूरोप में रेफरेंडम एक बहुत बड़ी ताकत हथियार कहलाता है आवाम का, तो यहाँ भी उस रेफरेंडम की जरूरत पड़ेगी जमहूरियत के साथ साथ। यही यहाँ पे जो है इस बहस का लबलवाब यही समझ में आता है कि हमें इस सिलसिले में पेशकदमी तो करनी है, लेकिन साथ ही साथ आवाम को एक रेफरेंडम की ताकत भी देनी होगी, ताकि उनके साथ ये जो नाइंसाफियां हो रही हैं। भाई साहब, क्या आपको लगता है इस तरह की गुंजाइश है हमारे पास जो हमारा सियासी मैदान है? इस हवाले से पूछूंगा मैं आपसे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आवाम को एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, जब आवाम ये चाहेगी कि इन तमाम बड़े फैसलों में जनता की शमूलियत हो, और हर बड़ा फैसला उसके एक दायरा हो, हर फैसले में डायरेक्ट जनता का वोट होना चाहिए। जनता का अगर रेफरेंडम नहीं होता है तो इसी तरह के फैसले अचानक बैठे हुए सरकार कर देगी कि रेलवे के बराबर की जमीन को अखबार कर लो, रोड के बराबर की जमीन को अखबार कर लो, उनको किसी बड़े घराटे को दे दो, वो विदेशी सैयद के साथ वहाँ पर शहरी मामला बनाकर खड़ा कर देंगे, और उसी इलाके के तो गाँव के लोग हैं जिनको उन हाई सोसाइटियों में घुसने नहीं दिया जाएगा। भारत के अंदर एक इस तरह का तनाव पैदा हो जाएगा कि वो गरीब, उनमें चिड़चिड़ापन पैदा हो जाएगा और गरीबी की पोजीशन पैदा हो जाएगी। इन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए अगर तमाम पूंजीवादियों का साथ देते रहेंगे तो बहरहाल जो 84% भारत की गरीब जनता है, ये ऐसे ही पिछड़ी रहेगी जैसे पिछले 50 या 60 सालों में पिछड़ी रही है। एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, और इस तरह की इस कानून में अमेंडमेंट की जरूरत है कि बड़े फैसलों पर जनता का पोलिंग होना चाहिए, जनता का रेफरेंडम होना चाहिए, तभी ये सरकारें जो है अच्छा। लेकिन वो मामला तो भाई साहब, यहाँ पर मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा है कि वो मामला जो मुतनाज़ा होते हैं उनका फिर क्या होगा? नहीं, जो मुतनाज़ा होते, देखिए मैं ये कहता हूँ कि वो अपनी जगह पे हर नीतिगत फैसले की मैं बात कर रहा हूँ कि हर हम बड़े फैसले थे जिनसे पूरे आप समझ रहे हैं कि नीतियों से मुतासिर होते हैं। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, अगर सरकार कंट्रोल करना चाहती तो किसान, ये क्या पंजाब में किसान कुछ नहीं करते, आप इम्बेलेंस देखिए, चावल अचानक जो है वो जो 100 रुपए किलो बिक रहा था वो अचानक 10 रुपए किलो पर आ जाता है, और दाल जो 50 रुपए किलो बिक रही थी वो 200 रुपए पर पहुंच जाती है। दाल हम इम्पोर्ट करते हैं तो उसमें जो बाहर के दलाल है उसको इम्पोर्ट करके हाई बढ़ा देते हैं उसकी कीमत को, गरीब मजदूरों को दाल 200 रुपए किलो खानी पड़ती है, और जो भारत का किसान चावल उगाकर अपने बच्चों की शादी करना चाहता है, अपने घर को चलाना चाहता है, उसे खुदकुशी करने पर उतारा कर दिया गया है। ये सरकार का बड़ा फैसला था कि इस चावल को हमें इम्पोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, सब्सिडी देनी है कि नहीं देनी है, हमें भारतीय किसानों को बचाना है कि नहीं बचाना है। यानी एक तरफ तुमने किसानों को खत्म कर दिया, दूसरी तरफ तुमने मजदूरों को खत्म कर दिया। और इतनी बड़ी नीतियों के नीति से फैसले लेने के बावजूद अगर सरकार ये कहती है हम डेमोक्रेटिक सरकार है, तो ये झूठ बोलने की बात है। ये सिर्फ राज्यों की सरकार है और ये सिर्फ अमीरों का फायदा करना चाहती है, गरीबों को खात्मे की तरफ ले जा रही है। जी जी सर साहब, प्रोग्राम हमारा वक्त खत्म